गुड मॉर्निंग गाइज। जैसा कि आप सबको बताया है 2024 के लिए प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड ग्रुप है, जहां पर आपको प्रीलिम्स और मेंस के बारे में कम्युनिटी की ओर से फ्री गाइडेंस प्रोग्राम है, जिसमें टॉपर्स द्वारा इसको मेंटोर किया जाएगा। तो यहाँ पर अभी शेड्यूल डाल रखा है, जैसे कि अभी GS2 प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट चल रहा है, जिसमें आपको सुबह GS2 का टॉपिक डाल दिया जाएगा और 4 घंटे आप उसमें पढ़ के, आपके पास में अगर ओल्ड नोट्स है तो फिर आप उनको रिवीजन कर सकते हो। अगर आपके पास में नोट्स नहीं है तो आप नोट्स बना सकते हो। और शाम को आपको, जैसा कि आपके द्वारा टाइम फिक्स किया गया था 6 बजे का, तो उस टाइम पे आपको 5 PYQ डाल दिए जाते हैं। 1 घंटे में आप लिख के उनको सबमिट कर दो। फिर उसके बाद में जिन्होंने मेंस लिखा है, इंटरव्यू दिया है, जो कम्युनिटी के लिए हेल्प कर रहे हैं, उनके द्वारा इवेलुएट करके फिर आपको 24 आवर्स में रिटर्न कर दिया जाता है। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम चल रहा है। तो इसमें हम आगे अभी स्टार्ट किया है। अब इसमें हम आज हमारे साथ में विश्वजीत सोरेन भाई है, 2022 बैच के, AIR 126 है। अभी इनके GS में जो टोटल मार्क्स है 425 है, और ऑप्शनल ज्योग्राफी के ये टॉपर्स में हाईएस्ट स्कोर है इनका भाई का, 298 ज्योग्राफी में। तो विश्वजीत भाई से हम अभी जो हमारा प्रोग्राम है स्टार्ट हुआ है कुछ दिन पहले से, तो अभी आगे कंप्लीट डायरेक्शन लेंगे कि कैसे प्रीलिम्स का स्टार्ट करना है। तो अब यहाँ पर अभी काफी सारे फर्स्ट अटेम्प्ट वाले भी है, सेकंड अटेम्प्ट वाले भी है, थर्ड अटेम्प्ट वाले भी है। इनके प्रीलिम्स में काफी इश्यू आ रहा है कि एक तो पैटर्न चेंज हो रखा है कि कैसे एलिमिनेशन वाला जो मेथड था वो कम्प्लीटली अलग हो चुका है। ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री वाला है। विश्वजीत सोरेन भाई का फॉरेस्ट की भी कट ऑफ पार हुई है 2 ओवर, जितना मुझे आइडिया है। तो अगर फॉरेस्ट की कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं भाई, तो फिर इनको अच्छे से पता होगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। CSET के बदलता जो पैटर्न है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। और फिर मेनली जो मेंस 24 है, उस पर फोकस रखेंगे कि कैसा क्या स्कोर करना चाहिए। विश्वजीत भाई जी, आप आपके डायरेक्शन गाइडेंस वगैरह कम्युनिटी के लिए बताएं आगे। गुड मॉर्निंग भाई सभी को यार। मेरा नाम विश्वजीत सौर्यान है एंड आई पर्सनली डू नॉट थिंक माई सेल्फ क्रेडिबल एनफ टू टेल एनीथिंग न्यू अबाउट दिस प्रिपरेशन। यहाँ पे ये मोनोलिथ नहीं है जो ग्रुप है, अभी इसमें बहुत सारे इंटरव्यू अपीयर्ड कैंडिडेट्स भी हैं और सब में हैव बीन अनलकी, जैसे कि मैं पहले रहा अपने इंटरव्यूज में। कुछ लोग मेंस में ऑलरेडी कर गए हैं, है ना, कुछ लोग प्रीलिम्स में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो दिस इज नॉट अ मोनोलिथ ग्रुप, तो आई विल एड्रेस इट लाइक दैट। फॉर सीधे बात करूंगा 2024 मेंस की ना, क्या करें, कैसे करें। अभी अगस्त 15 ही मान लो, तो 15 दिन अगस्त के हैं और सितंबर अगला 9 महीना। तो आपके पास अगस्त से लेके सितंबर तक, अगले मेंस तक, लगभग मान लेते हैं कितना महीना हो गया, 1 साल ही मान लेते हैं पूरा। तो इस 1 साल की तैयारी में कैसे कैसे टाइम डिवाइड करना है, कैसे कैसे देखना है, उस पर थोड़ा सा बात करेंगे। लेकिन बात करने से पहले जो लोग इस साइकिल में फंसे हुए हैं, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दैट, बिकॉज मैं उस साइकिल में फंसा हुआ एक बार पार्ट था और मैं उस साइकिल से कैसे निकला, मैं उसके बारे में एक बार आपसे बात करना चाहता हूँ। तो yes, we have two things from this exam that haunts us and that helps us to continue in this cycle. पहली चीज है होप। एक होप है अंदर कि एग्जाम पास कर लेंगे, और एक फियर है कि नहीं कर पाएंगे। दो चीजों की बहुत अंतर्द्वंद लड़ाई है कि होप और फियर में जो लड़ाई है बहुत ही
मतलब राइट और रॉन्ग की कह लो, है ना, गुड और इविल की कह लो, कुछ भी कह लो इसको, बट एनी सेन पर्सन विल टेल यू कि होप और फियर की इस लड़ाई में होप शुड विन, एंड दिस होप डज नॉट विन ऑटोमेटिकली। कि मैं अगर सिर्फ होप कर लूं कि जीत जाऊंगा या एग्जाम निकाल लूंगा तो इट विल नॉट विन ऑटोमेटिकली। अगर सिर्फ बोल रहा हूं तो आई वुड बी अ फूल, आई वुड जस्ट कॉल इट डे ड्रीमिंग। इस होप को जीतने के लिए अंदर से एक बिलीफ चाहिए, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, और सेंस ऑफ अचीवमेंट चाहिए, है ना, कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। व्हेन दिस सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम्स, होप को फ्यूल करता है ये चीज। बट अगेन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिलीफ, अचीवमेंट, ये भी ऑटोमेटिकली नहीं आता है। तो होप में आग लगाने के लिए जो हमको तेल चाहिए, उसको भी कहीं ना कहीं से माइन करना पड़ेगा, उस सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उस सेल्फ बिलीफ को, उस सेंस ऑफ अचीवमेंट को कहीं ना कहीं से माइन करना पड़ेगा। और इस चीज को माइन करने के लिए एक चीज है जो स्वामी विवेकानंद भी बोलते हैं, एनी सक्सेसफुल पर्सन हैज डन दिस, एक्शन ओरिएंटेशन। द की वर्ड इज एक्शन ओरिएंटेशन। इसको कैसे करना है, आई विल टॉक अबाउट दैट टू। कि 2020 के फेल होने के बाद 2021 में व्हाट चेंज्ड, कि 2022 तक मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। आई वर्कड ऑन दिस स्ट्रेटेजी पर्सनली एंड आई बिलीव इन इट, बहुत कन्विक्शन के साथ। तो यू हैव टाइम, आपके पास एक साल का समय है। एक्शन ओरिएंटेशन के लिए बेस्ट टाइम है 2024। ना आपके पास ज्यादा है, ना आपके पास कम है। और ज्यादा तो बिल्कुल ही नहीं कह सकते कि ज्यादा है, क्योंकि 6 साल भी ज्यादा नहीं होते, एकदम पास हो जाते हैं। और कम भी नहीं है, क्योंकि एक्शन ओरिएंटेशन अगर आप रहेंगे तो 7 महीने में एग्जाम, आप टॉपर्स बन सकते हैं, अमंग दी टॉपर्स। पीछे की रैंक नहीं, आगे की रैंक में बता रहा हूँ, अमंग टॉप 50। एंड मैनी फर्स्ट टाइमर हैज ऑलवेज शोन दिस। वो एग्जाम्पल में लीड कर चुके हैं। मेरे साथ में अभी शिवम यादव भाई बैठे हुए हैं, रैंक 21, है ना, उन्होंने करके दिखाया है। बहुत सारे यहाँ पे हैं, दे हैव बीन द एग्जाम्पल टू इट। सिर्फ 2 चीजें चाहिए इस एग्जाम में, अपने पे विश्वास और ईश्वर का साथ, उससे होता है। अब उस विश्वास को लाने के लिए जो चाहिए एक्शन ओरिएंटेशन, में उस पर बात करूंगा। इस एक साल को इतना स्ट्रेटेजिकली डिवाइड करो कि कब आपको ऑप्शनल करना है, कब आपको जीएस करना है, कब आपको अपनी आंसर राइटिंग करनी है, कब आपको रिवीजन करना है। 4-5 पार्ट में डिवाइड करो पूरा एक साल, है ना। बहुत स्कीमेटिकली, बहुत थीमेटिकली, बहुत शेड्यूल्ड को श्रूड देखते हुए एक स्ट्रेटेजिकल डेप्थ में जाके टाइम डिवाइड करो एक साल का। 4-5 चीजों में, जो भी जैसे मैंने डिवाइड किया था कि ऑप्शनल का नोट्स, जीएस का नोट्स, रिवीजन और आंसर राइटिंग, चारों में डिवाइड कर लो। 5वां वैल्यू एडिशन रख सकते हो, कि आप कैसे वैल्यू एडिशन रखते हो। छठा आप पीवाईक्यू ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो, है ना, ये आप कर सकते हो। तो कैसे भी आपको जैसे भी डिवाइड करना है, जिसमें आपकी स्ट्रेंथ है, जैसे किसी, मेरी वीकनेस थी आंसर राइटिंग, है ना, मेरी वीकनेस थी कंटेंट, मेरा वीकनेस था वैल्यू एडिशन, मैंने उसमें ज्यादा टाइम डिवाइड किया। मेरी स्ट्रेंथ थी ऑप्शनल, तो मैंने उस पर कम टाइम डिवोट किया। तो आप अपने अनुसार ये डिवाइड करें। तो ये लॉन्ग टर्म प्रोग्राम को एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम में डिवाइड करेंगे, उसको मैं एक्शन ओरिएंटेशन बोलूंगा। कैसे मेरा बिलीफ बढ़ेगा, कि मैं बहुत बड़े प्रोग्राम को बहुत छोटे 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 माइक्रो स्केल के प्रोग्राम में लेके आऊंगा। माइक्रो स्केल मतलब कि मुझे, मान लो कि अक्टूबर तक ऑप्शन खत्म करना है, तो मुझे पेपर 1 सितंबर के 15 तक खत्म करना है। पेपर 1 सितंबर के खत्म करने के लिए मेरा जो पेपर 1 का सिलेबस है, उसमें मान लो 10 टॉपिक है, तो मैं उस पर लिख के रखूंगा कि भाई 16 अगस्त तक पेपर 1 के फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, 21 तक सेकंड टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, इतने तक थर्ड टॉपिक, ऐसे ऐसे सिलेबस को प्रिंट करा के उस पर लिखूंगा। एंड देन आई विल परसू इट। अब वो 3 दिन में फर्स्ट टॉपिक खत्म करना है, तो मेरा आज कितना पार्ट खत्म हो जाना चाहिए, आई विल डिवाइड दैट टू दिस स्केल, कि शाम को, आज रात तक मुझे 8 बजे तक उस टॉपिक का 33, 40, 50% मुझे खत्म कर लेना है।
उस स्केल पे डिवाइड करने के बाद मैं दिन को परस्यू करूंगा, मेरा डेली शेड्यूल वर्क करेगा कि डेली शेड्यूल को मैं कि रात में मुझे 50% खत्म कर लेना है, तो सुबह मॉर्निंग में उठ के मुझे 12 बजे तक कितना कर लेना है, 4 बजे तक कितना कर लेना है, 8 बजे तक कितना कर लेना है। तो दिस माइक्रो नैनो स्केल वॉट एवर यू कॉल इट, कि डेली स्केल के घंटे वाले टाइम में, पहर वाले समय में मुझे डिवाइड करके लानी है अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। When you have divided this, you have a vision, and when you have a vision, action orientation comes by itself. तो अगर आप पढ़ रहे हैं कि अक्टूबर में खत्म कर लूंगा, तो नेचुरली यू हैव अ टेंडेंसी वो जाके नवंबर में खत्म होगा, दिसंबर में खत्म होगा। नहीं, वो अक्टूबर में अगर आपने 15 अक्टूबर डेट दी है तो इट शुड फिनिश बाय 13 14, नॉट 15। वो इसलिए आता है कि हमने उसको माइक्रो स्केल में डिवाइड नहीं किया है, नैनो स्केल में डिवाइड नहीं किया है, विजन नहीं बनाया है अपना, और विजन के लैक होने से एक्शन ओरिएंटेशन नहीं आया है, लिथार्जी आई है, और लिथार्जी में केयरलेसनेस आई है, प्रोक्रास्टिनेशन हुआ है, कुछ भी कह लो उसको, बट दैट टारगेट विल नॉट मीट अनलेस यू हैव अ विजन एंड एक्शन ओरिएंटेशन। तो दिस पार्ट आई हैव टोल्ड यू कि ये करना है। प्रीलिम्स स्पेसिफिक क्या करेंगे वो मेरे को भी नहीं पता है भाई, क्योंकि इतना ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, कुछ कह नहीं सकते, बट थॉरो कवरेज ऑफ सिलेबस एंड प्लस डेली रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर विल हेल्प। इसके अलावा मैं अपनी चलो बता देता हूँ कि व्हाट आई डिड इन 2021 अटेम्प्ट। मैंने ये विजन लंबी स्ट्रेटेजी एक दिन के पार्ट में डिवाइड की थी, और आई यूज टू वेकअप एट 8:30 9, है ना। उठते ही पहले 20 मिनट में सबसे पहले बेड किनारे आपको मोबाइल नहीं देखना है, व्हाट्सएप किसका आया, कॉल किसकी आई, क्या हुआ। उठते ही सबसे पहले आपकी डायरी आपके साथ में होनी चाहिए कि आज मैं 12 बजे तक ये खत्म कर लूंगा, 4 बजे तक ये खत्म कर लूंगा, और शाम को 8 बजे तक ये खत्म कर लूंगा, और 11 बजे तक जो भी खत्म करना है ये कर लूंगा। दिस यू शुड राइट इन योर डायरी। डेली लिखना है, सुबह उठते ही 9 बजे बेड, जिससे भी 7 बजे छोड़ रहे हो, 6 बजे छोड़ रहे हो, 5 बजे छोड़ रहे हो, सबसे पहले डायरी में ये लिखना है। उसके बाद ब्रश करते हुए स्ट्रेटेजी बनानी है कि भाई ब्रश कर रहा हूँ तो मुझे, अच्छा ठीक है, 12 बजे तक ये कर लूंगा, 1 बजे तक लंच कर लूंगा, ये कर लूंगा, 4 बजे चाय पीने जाऊंगा, दोस्तों से मिलूंगा, घर पे बात करूंगा, ये है। तो आप ब्रश करते हुए योर सबकॉन्शियस इज पूरा उसमें डूबी हुई है आपकी प्रिपरेशन में ना। जब तक ये सबकॉन्शियस नहीं डूबेगी आपकी तैयारी इनकम्प्लीट है। आपका अटेंशन कंसंट्रेशन पूरा आपकी तैयारी में होना चाहिए। शुरू के 20 मिनट में आपको चाहे कुछ भी हो रहा है, पढ़ने बैठ जाना है। डेली शेड्यूल आता रहेगा, जाता रहेगा, जो भी आप करते हो मॉर्निंग शेड्यूल वो आता रहेगा, लेकिन 20 मिनट के अंदर टारगेट रखो कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ना है तो न्यूज़पेपर उठा के बैठ जाऊंगा, भले ही 1 मिनट बैठूं। जीएस पढ़ना है तो जीएस पढ़ लूंगा, ऑप्शनल पढ़ना है तो ऑप्शनल पढ़ लूंगा। वो शुरू के 20 मिनट में, ये नहीं कि मैं 1 घंटे तक मॉर्निंग शेड्यूल ही बैठा रहा हूँ, फिर आधे घंटे बाद लाइब्रेरी जा रहा हूँ, 1.5 घंटा मेरा मॉर्निंग से लेके लाइब्रेरी जाने तक निकल गया, फिर पता चला ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद लंच का समय आ गया, 2 घंटे ही पढ़ पाया, फिर शाम को 4 बजे तक ये हो गया। तो दिस इज अ टोटल टाइम वेस्ट, एकदम फालतू का होता है ये सब चीज। योर रूम शुड बी द फर्स्ट प्लेस ऑफ स्टडी, एंड इट शुड बी ऑन प्रायोरिटी, है ना। इट शुड बी द प्राइमरी प्लेस ऑफ स्टडी। व्हाई आई से इट प्राइमरी, क्योंकि सुबह उठ के 20 मिनट में आपको पढ़ना है, और वो फर्स्ट प्लेस ऑफ स्टडी होना चाहिए। जिसको लाइब्रेरी जाता है वो ये सोचता है कि हाँ रूम पे क्या लाइब्रेरी जाके पढ़ूंगा, उसके लिए आगे मैं 10 मिनट बाद या 5 मिनट बाद एक चैलेंज दूंगा, वो करके दिखाए मुझे ना, तब पता चलेगा कि लाइब्रेरी में कितना टाइम वेस्ट होता है एक्चुअली में। और बहुत ऐसा नहीं है कि सभी लोग करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादातर लोग के साथ ये समस्या आती है। तो आपने ये डेली शेड्यूल कर लिया अपना, है ना, कि डेली शेड्यूल आपने सुबह मॉर्निंग में डिवाइड कर लिया कि ऐसे ऐसे करेंगे, और सबकॉन्शियस को सीप करने का भी मैंने आपको बता दिया। जब तक ये नहीं होगा प्रिपरेशन इनकम्प्लीट है। तो पहली चीज तो ये रखनी है कि मॉर्निंग शेड्यूल अपना रूम पे शुरू कर देना है। वेट नहीं करना है लाइब्रेरी जाने का, वेट नहीं करना है मॉर्निंग शेड्यूल के वेट करने का कि हाँ भाई नाश्ता करूंगा, ये करूंगा, पढ़ने बैठ जाओ, ब्रश करते ही पढ़ने बैठ जाओ। जब तक आपकी सबकॉन्शियस एक्टिव है कंटिन्यू रहो उसमें। दूसरी चीज जो हेल्प करेगी आपको, एक हफ्ते का 15 दिन का मॉड्यूल में चलाओ ना, कि जीएस कर रहे हो तो
टारगेट रखो कि लक्ष्मीकांत कर रहा हूँ तो 7 दिन में, ये नहीं कि 15-20 दिन तक लक्ष्मीकांत ही कर रहा हूँ। मॉड्यूल्स बनाओ उसका ना, कि GS2 का पूरा पेपर सिलेबस उसमें लिख दिया कि इतना दिन, इतना दिन, इतना दिन, इतना दिन, इतना दिन, वो ये कर लिया। तो ये कोर टाइम आपका डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, दिन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो एसेंशियली, कि सुबह का जो है आपका न्यूज़पेपर पार्ट है, मॉर्निंग सेशन है, दिन के बीच का आपका कोर पार्ट है, और रात को आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग पार्ट है। दिस हेल्प्स अ लॉट। मॉर्निंग में क्या कर सकते हैं आप, जैसे मैंने क्या करता था कि 8 साढ़े 8 बजे उठा तो 11 बजे तक टारगेट रहता था कि न्यूज़पेपर कर लूंगा। 12 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक मेरा कोर टाइम होता था कि ये कोर टाइम जरूर पढ़ूंगा, उसमें मेरा कोर सब्जेक्ट होगा। कोर सब्जेक्ट इन द सेंस, जैसे जीएस कर रहा हूँ तो जीएस करूंगा, ऑप्शनल कर रहा हूँ तो हाफ हाफ कर लूंगा, या सिर्फ ऑप्शनल कर रहा हूँ तो सिर्फ ऑप्शनल करूंगा। तो ये कोर टाइम हो जाता था 8 घंटे का, 9 घंटे का, ये कोर टाइम हो जाता था। पोस्ट डिनर सेशन में 4-5 चीजें देखता था, जैसे डाउन टू अर्थ का वीडियोस देख लिया, योजना देख ली, कुरुक्षेत्र पढ़ ली, आपका वियॉन के वीडियोस देख ली, पलकी शर्मा उपाध्याय के वीडियो देख ली, और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्रीज जो भी आती रहती थी, सजेशंस आते रहते थे, वो देखता रहता था। तो आधा 1 घंटा इसमें निकल जाता था। उसके बाद बचे हुए में PYQs ब्रेनस्टॉर्म करता था, पढ़ता था, देखता था, इंटरनेट पे खोजता था, वैल्यू एडिशन करता था, अपने नोट्स बनाता था। तो एक ये चीज थी। तो दिन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लें। अच्छा, जो आप पढ़ रहे हैं बिना राइटिंग पढ़ रहे हैं तो इट विल नॉट हेल्प एट ऑल। लेकिन राइटिंग मियरली बस एकदम लिखते चले जाओ और डिसऑर्गेनाइज रहे या बहुत लंबे हो जाए तो उसका भी कोई फायदा नहीं। अब जैसे ऑप्शनल की अगर नोट्स मेकिंग बताऊं तो आपको जीएस के और ऑप्शनल के बीच में 5 दिन का समय मिलेगा। वो 5 दिन के समय में आपको पूरा ऑप्शनल रिवाइज करना है। और ह्यूमन स्पीड से अगर मैं बात करूं तो रिवीजन की स्पीड 1 घंटे में 12 से 13 पेज होती है। नॉर्मल एवरेज 10 लगा लेता है, बहुत फास्ट पढ़ रहे हैं तो 12 हो जाती है। आप एवरेज ह्यूमन बीइंग उस समय में फटीग के साथ हद से 10 घंटा पढ़ सकते हैं। तो डेली स्पीड आपकी 120 पेजेस की होगी। ये 120 पेजेस, 125 पेजेस डेली पढ़ पाएंगे। तो ऑप्शनल के पेज टोटल आपके कितने होने चाहिए 5 दिन के हिसाब से? 600, 650 तक हो जाने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 600 पेज के 5-5 रजिस्टर बना लिए, या 300 पेज के 6-7 रजिस्टर इकट्ठा हो रखे हैं। वो रिवीजन होगा नहीं तो कोई फायदा नहीं है। तो योर नोट्स शुड बी क्रिस्प, हर चीज उसमें होनी चाहिए, और इसी तरीके से होनी चाहिए कि आप 5 दिन में रिवाइज कर लें। यही सेम जीएस के साथ भी करना है कि पूरी जीएस आप 4 से 5 दिन में खत्म कर लें। और इसके मॉड्यूल्स बनाए, है ना। आपने मान लीजिए अक्टूबर तक आपने ऑप्शनल कर लिया, तो दिसंबर में एक 7 दिन का मॉड्यूल दो ना, कि ये 7 दिन में ऑप्शनल में पूरा अपना 600 पेज खत्म कर दूंगा, एक मॉड्यूल दे दो, पावर मॉड्यूल दे दो। सिमिलरली एक मार्च में पावर मॉड्यूल दे दो, है ना। तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मेरा ऑप्शनल तैयार है और किसी भी दिन 7 दिन में उठा के खत्म कर सकता हूँ। प्रीलिम्स के बाद आपको सीधे फिर आंसर राइटिंग की जरूरत होगी, PYQ ब्रेनस्टॉर्मिंग की जरूरत होगी, वैल्यू एडिशन की जरूरत होगी, कंटेंट अपग्रेडेशन की जरूरत होगी, है ना। रिवीजन में और सिलेबस कवरेज में आप फिर स्ट्रगल नहीं करोगे, जो कि सिलेक्शन पे कुल्हाड़ी चलाने का काम करते हैं। कि आप सिलेक्शन अगर लेने जा रहे हैं और आप उस समय में सिलेबस खत्म कर रहे हैं या रिवीजन तैयार कर रहे हैं, तो कुल्हाड़ी है वो पैर में, मतलब यू आर कटिंग योर ओन सिलेक्शन। तो उसको तैयार कर लें पहले ही। इसी तरह जीएस तो देखो डायनेमिक है, चलती रहती है, नोट्स बनते रहते हैं, लेकिन बहुत ब्रीफ, बहुत लिंक्ड नोट्स होना चाहिए। लिंकेजेस पेपर 1 के पेपर 2 में, पेपर 3 के पेपर 1 में लिंकेजेस होना चाहिए। लिंकेजेस रखो, नोट्स बनाओ अच्छे से। और जब आप रात को कंटेंट पढ़ेंगे वैल्यू अपग्रेडेशन वाला, वियॉन, डाउन टू अर्थ, योजना, कुरुक्षेत्र, पलकी शर्मा उपाध्याय, तो आपको अपने आप में क्वेश्चन समझ में आने चले जाएंगे, पर्सपेक्टिव समझ में आते चले जाएंगे, क्योंकि उसके तुरंत बाद आप PYQ सॉल्व कर रहे हो। तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब वीडियो देखोगे तो कि हाँ क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। तो आपका ब्रेन एकदम से उस ये रिवायर्ड हो जाएगा, उसकी थिंकिंग एकदम चेंज हो जाएगी, थॉट प्रोसेस पूरा बदल जाएगा। अच्छा, 1 साल में बहुत इंपॉर्टेंटली जो हम लोग चेज करते हैं, कि कंटेंट हम लोग बहुत चेज करते हैं। 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखना सिर्फ कंटेंट का खेल नहीं है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी वहां पे काम कर रही होती है, ब्रेन काम कर रहा होता है, एंड इट्स अ टेस्ट ऑफ ब्रेन एक्चुअली। तो वो ब्रेन सिर्फ कंटेंट रिटेंशन के लिए चेक नहीं हो रहा है,
कंटेंट आउटपुट के लिए चेक हो रहा है। आपको पढ़ाई करते समय अपना ब्रेन इस तरीके से तैयार करना है कि वेदर इट इज रेडी टू प्रोड्यूस आउटपुट और नॉट। अभी अगर मैं आपको कोई टॉपिक दूं या कोई मुझे टॉपिक दे, तो मैं उस पर स्क्रिबल करना शुरू करूंगा, 1.5-2 मिनट इंट्रोडक्शन में टाइम लगाऊंगा, उसके बाद सेलियंट पॉइंट्स लिखना शुरू करूंगा। सेलियंट पॉइंट्स लिखने के बाद मुझे चौथा पॉइंट जब याद आएगा, तब लगता है भाई यार ये तो पहला पॉइंट होना चाहिए था, है ना। तो ये चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट जो ज्यादा रेलेवेंट आ रहा है वो पीछे जा रहा है, तब तक तो एग्जामिनर का इंटरेस्ट खत्म हो गया चेक करने का। तो आपको नंबर कैसे मिलेगा? दैट मीन्स योर ब्रेन इज ओपनिंग अप इन लेयर्स। तो मुझे ब्रेन को लेयर्स में ओपन अप नहीं करना है, कंटेंट आउटपुट के लिए इतना तैयार करना है कि वो हाइपर लिंक्स में खुले। जैसे प्रेजेंटेशन में आप करते हैं पावर पॉइंट में कि हाइपर लिंक डाला, क्लिक हुआ, सीधे वही स्लाइड खुली। तो आपको वैसे तैयार करना है अपना ब्रेन। और वो वैसे तैयार कैसे होता है कि आपने शॉर्ट और क्रिस्प नोट बनाया है, उसको बार बार रिवाइज किया है। तो आप कोई कीवर्ड डालोगे तो आपको तुरंत याद आएगा कि अच्छा उस पेज पे वो था। फिर सट से लिंकेजेस भी आ जाएंगे, तो हाइपर लिंक पे हाइपर लिंक अपने आप बनते चले जाते हैं। तो ना सिर्फ ब्रेन को कंटेंट रिटेंशन के लिए तैयार करना है, बल्कि कंटेंट आउटपुट के लिए तैयार करना है। ब्रेन की एफिशिएंसी मैटर्स अ लॉट। दिस विल सेव योर टाइम अ लॉट। इसको हेल्प करने के लिए एक सपोर्टिव एक्सरसाइज जो मैं बता ही रहा हूँ, रात में ब्रेन स्टॉर्मिंग और वीडियो वॉचिंग, वो बहुत हेल्प करती है। PYQ ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो आप तैयार भी कर रहे हैं, साथ में लिंकेजेस बन रहा है, रात में ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है। तो ब्रेन इज स्टॉर्मिंग इज एन एक्टिव एक्सरसाइज। पेंसिल लेके करूंगा, है ना। सब कुछ उस पे एक टॉपिक कोई आएगा तो उस पर पूरा याद करूंगा, फिर उसको आगे लेके बढ़ूंगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आगे आएंगे तो उसमें दोबारा मेरा रिवीजन आएगा। तो थॉरो एक्सरसाइज हो जाती है ये। इसके बाद, इसको कर लेने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा आपको फिर और किसी चीज की जरूरत नहीं है, कि आप किसी मैगजीन्स को रटते पड़े रहें, इंफॉर्मेशन ओवरलोड में पड़े रहें, है ना। किसी उसका मैगजीन उठाएं, किसी उसका मैगजीन, 25 जगह से ना उठाएं। लेकिन हाँ, GS को मॉड्यूल्स में करें, ऑप्शनल का टारगेट बताएं कि अक्टूबर तक खत्म करेंगे, नवंबर में GS 3 खत्म करेंगे, दिसंबर में GS 4 खत्म करेंगे। तो इस तरीके से मॉड्यूल्स बना के खत्म करें भाई। प्रीलिम्स की मैं फिर से एक बात बोलूंगा, प्रीलिम्स की क्या पढ़ाई है मुझे आज तक समझ में नहीं आया। यस, मेरे नंबर आए हैं 103-4 पहले 21 में आए थे, 20 का प्रीलिम्स निकला नहीं था। अभी तक 6 में से 3 प्रीलिम्स निकला है। 2022 में 121 आ गए थे। 2023 देता तो शायद प्रीलिम्स क्लियर ही नहीं होता। तो मैं कह नहीं सकता भाई, लेकिन प्रीलिम्स के लिए एक चीज वर्क करती है। प्रीलिम्स इज नॉट जस्ट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज। प्रीलिम्स का पेपर एक फिलॉसफी पे वर्क करता है। इट टेस्ट द साइकोलॉजी ऑफ द पर्सन, है ना। कि वो कितना करेज है, कितना उसमें कन्विक्शन है बंदे में, कितना रिस्क टेकिंग एडवेंचर है, कितना वो सेफ खेल रहा है। एवरी फैक्टर इन योर ब्रेन वर्क्स टू गेट यू इन और गेट यू आउट। तो वो सिर्फ नॉलेज पे काम नहीं कर रहा है। जो इससे पहले एलिमिनेशन अप्रोच थी, तो 10 में से आप 10 क्वेश्चन सट्टा मारते थे तो 5 सही हो गया, 5 गलत हो गया, किसी का 3 सही हो रहा है, 7 गलत हो रहा है ना। तो बियॉन्ड अ फैक्टर ऑफ नॉलेज, आपका सबकॉन्शियस में कितना स्ट्रेंथ है वो डिसाइड करेगा कि आप 10 में से 6 या 7 मार रहे हो। किसी की हंचेस बहुत स्ट्रांग होती हैं, है ना, कि हाँ भाई तुक्का 10 में से 6 या 7 सही हो गया, 3 गलत हो गया। वो हंचेस डिपेंड्स कि आपका सबकॉन्शियस कितना स्ट्रांग है। वो हंच पेट में नहीं है, वो दिमाग में ही है। बट वो ब्रेन रिवायर्ड ऐसे है कि कंफ्यूजन क्लटर खत्म है और एकदम सही अप्रोच मार रहा है। तो इस तरीके से आप तैयार करें, प्रीलिम्स की नॉलेज तैयार करें। और प्रीलिम्स के लिए इस तरीके से तैयार करें कि आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो उस पर थॉट दें, है ना। लिंकेजेस तैयार करें, उस क्वेश्चन में छुपा होगा जरूर, लॉजिक्स लगाएं, है ना। फैक्चुअल है तो आपको नहीं ही आएगा, लेकिन अगर लिंकेजेस हैं, स्टेटमेंट बेस्ड है, तो आप कर सकते हैं बहुत इजीली। हर क्वेश्चन हो बीस जाएगा इस अप्रोच से, वो कहना बीस बिल्कुल बीस गलत नहीं। है ना। हाँ भाई जी। एक चीज मैं यहाँ ऐड और करूंगा कि मतलब यहाँ पर कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट वाले भी बच्चे हैं, हाँ। उनके बारे में बेसिक चीजें हैं, जैसे नोट्स हुए, हम्म। कंटेंट कहाँ से पढ़ना है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दीजिए 2-3 मिनट के लिए, जिससे क्या है कि ठीक आइडिया है लग जाए, पूरा कवरेज हो जाए। यार, फर्स्ट टाइमर के लिए दोस्त, मतलब मैं 6 अटेम्प्ट वाला ओवर द पीरियड ऑफ 8 इयर्स जर्नी मेरे पास, फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के लिए पता नहीं, मतलब
कुछ है नहीं कंटेंट प्रोड्यूस करने के लिए। बस वो अपना जीएस का जहाँ भी उन्होंने कोचिंग किया है तो कोचिंग किया है, कंटेंट लिया है। मेरे को जीएस में मैंने बहुत ज्यादा कुछ किया ही नहीं। लक्ष्मीकांत पढ़ा, इंडियन इकोनॉमी की मिश्रा एंड पुरी पढ़ा, जो कि मुझे आज तक लगी नहीं कि इकोनॉमी की कोई बुक अच्छी बनी है, लेकिन मिश्रा एंड पुरी मैंने कवर टू कवर पढ़ी, जिसने मुझे बहुत हेल्प भी किया। पेपर 3 के लिए छोटे छोटे टॉपिक्स के छोटे छोटे नोट्स बनाए, कुछ टॉपर से बनाए, कुछ इंटरनेट से बनाए, कुछ बुकलेट्स से बनाए, कुछ फोरम आईएएस की रेड बुक से बनाए। तो सोर्स आपका कुछ भी हो, लेकिन जो जिस्ट है वो ये है कि सिलेबस का कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, नोट्स में और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में, दोनों में। आपने सिर्फ नोट्स बना के छोड़ दिया, कंसेप्ट बिल्डिंग नहीं किया, तो कोई मैटर नहीं करता है। पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए पॉलिटिकल थ्योरी की एनसीईआरटी जो बुक है 11th क्लास की, अगर आपने इनमें से उसने सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ा, नेशनलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ा, जस्टिस की अप्रोच नहीं पकड़ी, है ना, आइडियल्स नहीं पकड़े अपने कॉन्स्टिट्यूशन के, कैसे उसमें दिखा रखे हैं, इक्वालिटी क्या है, कैसे है, सेकुलरिज्म का आपने अपना नहीं पकड़ा है, तो आप क्वेश्चन डील नहीं कर पाएंगे। कैसे हम लोग, जैसे आया था कि कैसे हम फ्रांस को टीच कर सकते हैं सेक्युलरिज्म, है ना। तो नॉर्मली एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि हाँ भाई, उनका पैसिव अप्रोच है, नेगेटिव अप्रोच है, पार्टीशन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड रिलीजन है, हमारे यहाँ एक्टिव अप्रोच है ना। 2-3 सेंटेंसेस उसमें, प्रिंसिपल डिस्टेंस विद रिलीजन, है ना, इंटर रिलीजियस डोमिनेशन नहीं है, इंटर रिलीजियस डोमिनेशन नहीं है, 3-4 चीजें। लेकिन दिस हैज बीन इवॉल्विंग ओवर द टाइम, है ना। बहुत सारे सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा इवॉल्व हो रहा है। 1950 से हिंदू कोड बिल से लेके, इनहेरिटेंस से लेके हम लोग कर रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस पे हिट कर रहे हैं, ट्रिपल तलाक पे हिट कर रहे हैं। तो जेंडर इक्वालिटी से लेकर के ह्यूमन राइट्स के कॉन्सेप्ट तक सेकुलरिज्म का एम्बिट बहुत बढ़ता जा रहा है हमारा, है ना। तो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ वन कॉन्सेप्ट कि हमारा पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म का, कि स्टेट इंटरवीन करता है, इसीलिए सेकुलरिज्म हमारा एम्बिट बढ़ता जा रहा है। तो हमारा रिजिड अप्रोच नहीं है, फ्लेक्सिबल अप्रोच है, हम सेकुलरिज्म में सब कुछ डाल देते हैं, है ना। लेकिन सिर्फ सेकुलरिज्म नाम दे देना कि हाँ भाई ये हमारा पंथ निरपेक्षता सेकुलरिज्म है, तो हम उधर से उठा लिया है कॉन्सेप्ट कि सेकुलरिज्म ले आओ, अब उसको नया नाम दे दो, है ना, कि आपने सोचा स्पाइडर की 6 टांगे होती हैं लेकिन इंडिया में 3 टांगे हैं, हम फिर भी उसको इंडियन मॉडल ऑफ स्पाइडर बोल रहे हैं, तो दैट इज रॉन्ग। सेकुलरिज्म हमारे यहाँ कभी था नहीं, मैं अभी भी बोलूंगा, दिस में भी कॉन्ट्रोवर्शियल। ऐसा है सेकुलरिज्म की डोज देना इंडिया में कि इंडिया को डायबिटीज नहीं है बट हम डायबिटीज की दवाई दे रहे हैं, है ना। तो इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म, उसको नाम सेकुलरिज्म दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन हिंदी में पंथ निरपेक्षता है, वो एकदम सही है। तो ऐसा है। तो आप समझे अपने अपने जो जीएस के टॉपिक्स हैं, कोई भी टॉपिक छूटने ना पाए, है ना। हर छोटे टॉपिक का कॉन्सेप्ट तैयार हो, लिंकेजेस तैयार हो, है ना, करंट हैपनिंग से कैसे रिलेट कर पा रहे हो, दैट गिव्स यू स्ट्रेंथ, है ना। और जीएस का पेपर भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से बेस्ट कुछ नहीं है। जीएस 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कवर करें, रोज रात को 1-2 घंटा ब्रेनस्टॉर्मिंग करें फर्स्ट टाइमर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस, ये आपकी बाइबल और जो भी आप बोलो, कुरान गीता, यही होगी आपकी सब कुछ, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। ओवर एंड टॉप ऑफ दिस आर योर राइटिंग स्किल्स, आर योर हार्ड वर्क स्किल्स, है ना। और इसके अलावा आप कितना, भाई इंग्लिश का अच्छा बैकग्राउंड है, इंग्लिश में दे रहे हैं, हिंदी का कितना अच्छा बैकग्राउंड है अगर हिंदी में दे रहे हैं, तो फिर आपके इंडिविजुअल स्ट्रेंथ पे मैटर करता है बहुत ज़्यादा। फिर एक बार लेवल अप हो जाने के बाद तो ये पर्सनल ट्रेट्स हैं जो आपको आगे लेके जाती हैं। तो फर्स्ट टाइमर्स के लिए तो यार मेरे पास बहुत ज़्यादा है नहीं विकास भाई जी, क्योंकि मेरी भी 8 ईयर की जर्नी रही है, बीच में 3 साल 4 साल 3.5 साल की जॉब रही है, उसके बाद ये 6 अटेम्प्ट भी दिया हूँ। मुझे ही भाई जी फिगर इतना आउट काफी करते है, करते बहुत क्योंकि समय लग गया। हाँ ये जो बेसिक चीज है इनके लिए तो लोग मतलब या तो कोचिंग कंप्लीट कर चुके हैं या फिर नोट्स वगैरह है इनके पास, पर थोड़ा सा ओवरव्यू हाँ जरूरी था। और फिर हाँ अब आप कंटिन्यू रखिए, मतलब मेंस के लिए, मेंस 24 के लिए, हाँ, जैसे बस पेपर। मेंस 24 में मैंने यही कह दिया है कि एक लॉन्ग टर्म विजन बनाए, विजन को एक्शन हाँ हाँ। ओरिएंटेशन में तब्दील करें, और डेली शेड्यूल बनाए भाई, है ना। जब ओके। तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आपका इनकम्प्लीट चलेगा, है ना। एक फियर फैक्टर डेवलप्ड रहेगा, लेकिन फियर फैक्टर को किल करने के लिए होप का स्ट्रेंथ, होप होप में एकदम ऐसे आने चाहिए कि हाँ भाई आज तो सुबह उठूंगा पेपर खा जाऊंगा, मतलब उठ करके पूरा एकदम दांत पीस के बोलो ना कि अरे यार आज तो इतना अच्छा दिन है, आज तो ये कर दूंगा, आज तो फाड़ दूंगा किताब को उसको ना।
तो दिस होप, दिस कॉन्फिडेंस कम्स व्हेन यू आर एक्शन ओरिएंटेड, है ना। अपनी सबकॉन्शियस आपकी पूरी डूबी हुई है उसमें, तो आप मन से तैयारी करें, 1 साल पेल दें, है ना, छोड़ दें सब कुछ, सारी नेगेटिविटी, सारी इविल एनर्जीज सब छोड़ दें, है ना, जो भी है, जैसे भी जो भी डिस्ट्रैक्शंस है आपके, 1 साल के लिए त्याग दें। बिना दृढ़ ठीक। संकल्प, विदाउट करेज, विदाउट डिटर्मिनेशन, है ना, विदाउट वेलर कुछ अचीव नहीं होगा, है ना। विदाउट सेक्रीफाइस कुछ अचीव नहीं होगा। पर्सनल पार्ट पे बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, या तो आप उसको ओवर द पीरियड ऑफ 6 इयर्स सेक्रीफाइस कर लें, कि 6 साल तक मेरी तरह लगे रहें, छोटा छोटा सेक्रीफाइस हर साल दें और फिर अचीव करें उसको। नहीं तो एक बार में झटके काटें और सब कुछ अचीव कर लें 1 साल में ही। देना तो है ही वो बलिदान, तो आपके ऊपर है कि वो आप 6 साल तक धीरे धीरे ईएमआई की तरह बलिदान देते हो और फिर अचीव करते हो, या 1 साल में खत्म करते हो उसको। बिल्कुल भाई जी। भाई जैसे अभी आपने आपका बता दिया है, कुछ लोगों के कुछ डाउट्स हैं, तो जी जी अगर भाई। किसी के डाउट हो तो आप ग्रुप में मतलब लिख दीजिए चैट में, विश्वजीत भाई एक एक हाँ करके। हाँ हाँ, बोल दें यार आप, चैट में क्या है, सब लोग लाइव हैं, तो आप जो भी एक पूछना साथ में चाहते हैं बहुत भाई ज्यादा हो पूछ। जाएगा, एक क्या साथ भाई? बहुत ज्यादा हो जाएगा। लाइव क्वेश्चंस में एक साथ लोग बोलेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो फिर चैट में लिखना इजी है आपके लिए। जैसे तो दादा, मेरा मेरा वो लिंक है ना, तो सब लोग मुझे अपना क्वेश्चन फॉरवर्ड कर देंगे। और भाई बहुत ज़्यादा ये तो नहीं कहता हूँ कि हर एक का तुरंत रिप्लाई दे दूंगा, लेकिन रिप्लाई ज़रूर दूंगा, है ना। थोड़ा सा समय लग सकता है, 2 घंटा 4 घंटा, सबका रिप्लाई कर भाई जी, दूंगा। आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दें या ग्रुप में अभी भेज दें, ऐसा टैग है कर कि दें। ग्रुप में लोगों ने क्वेश्चंस डाल रखे हैं, तो आप यहाँ पर एक बार उनके जो कुछ डाउट्स है सेशन से रिलेटेड ही, तो एक बार ग्रुप हाँ की हाँ। चैट ओपन कर लीजिए आप, जिसमें अपन ये चल रहा है, सेशन चल रहा है, तो यहाँ से आप देखते देखते कुछ क्वेश्चंस के रिप्लाई कर दीजिए, जो एक नॉर्मल सबके यार क्वेश्चन में मुझे टैग किया है क्या? हाँ। सर प्लीज टॉक अबाउट ज्योग्राफी ऑप्शनल। यार ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए अभी सेशन सर को कंप्लीट बस, करवा दिया, उसकी रिकॉर्डिंग डाल देंगे, इसका कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। हाँ सर, सम इंसाइट ऑन ज्योग्राफी ऑप्शनल टू इफ पॉसिबल। यार ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए मैंने दोस्त अभी अभी डिस्कस किया था मेंस 23 वालों के लिए, तो अगर वो हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर दीजिए, क्योंकि बहुत लेंदी है, कैसे करना है दैट आई कैन टेल यू, पर्सनली भी बता दूंगा, पीएम कर दीजिएगा मुझे, है ना। सर इफ पॉसिबल रिकॉर्ड, ठीक है। हाउ टू मैनेज स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी एग्जाम। भाई स्टेट एनएससीआर, स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी एग्जाम, मेरा यूपी का स्टेट पीसीएस था और यूपीएससी था। यूपीएससी मेरे 6 अटेम्प्ट, 3 मेंस, 2 इंटरव्यू। यूपी स्टेट पीसीएस में 6 एग्जाम्स, 0 1 प्रीलिम्स, 1 मेंस, 0 इंटरव्यू। तो मुझे आज तक खुद समझ में नहीं आया कि कैसे बैलेंस करना है, और अब तो पूरा सिलेबस डिफरेंशिएटेड है। लेकिन मैं फिर से एक बार कहूंगा कि एक मुझे कहानी याद है, और उस कहानी का ये सिर्फ साध है। सब साध है कुछ ना सध है, एक साध है सब सध है। टारगेट वन एंड यू शैल अचीव इट, टारगेट ऑल एंड यू शैल हैव नथिंग। ठीक है, तो आप हर चीज में बैलेंस करते चले जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। एक चीज को फोकस करो एंड किल इट। मैं इस अप्रोच पे काम करता हूँ, somebody else may have different approach कि कैसे वो बैलेंस करके आपको बता दे, लेकिन पर्सनली मैं अपनी सबकॉन्शियस डिवाइड करके कोई भी एग्जाम अचीव नहीं कर पाया। मैंने 1 साल में 6 इंटरव्यू दिए हैं और किसी में भी सिलेक्शन नहीं लिया है, इंक्लूडिंग यूपीएससी। लेकिन 1 साल में बिना किसी और एग्जाम दिए सिलेक्शन लिया है, तो दिस इज हाउ आई वर्कड ऑन इट। ठीक है अनस भाई, के लिए कौन से टॉपिक के नोट्स रेफर कर सकते हैं, इस पे कोई इंसाइट्स? यार एक्चुअली मैंने कभी टॉपर के बहुत ज़्यादा नोट्स रेफर नहीं किए। ज्योग्राफी के, यस, ज्योग्राफी के टॉपर्स थे मेरे, उनके मैंने ऑप्शनल वाइज नोट्स रेफर किए थे। जीएस के मैंने नहीं किए भाई। तो जीएस अगर ज्योग्राफी के आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, पर्सनल में बता दूंगा। यार इकोनॉमिक्स में अननोन एस्पायरेंट, इकोनॉमिक में इशू हो रहा है, यस, इकोनॉमिक्स में इशू होता है। और इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दो डिफरेंट चीज़ हैं। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दोनों अलग चीज़ हैं, तो दोनों में इशू अलग आता ही है। तो आप बेसिक के लिए मृणाल कर लें, है ना। और इकोनॉमी के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत मोटी है किताब, अगर आप पढ़ना चाहें तो टारगेट बेस करके 25 से 30 दिन में इंडियन इकोनॉमी मिश्रा एंड पूरी पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी किताब है, उसमें सेलेक्टिव होकर के कर सकते हैं, 20 दिन में भी खत्म कर देंगे। तो सेलेक्टिव बुक रीडिंग करके उसकी आप अच्छा कर सकते हैं, लेकिन दिस विल बिल्ड कॉन्सेप्ट्स
इन इंडियन इकोनॉमी एंड इन पेपर 2 एंड इन पेपर 1 कि आप मतलब फिर मार नहीं खाएंगे। ये ऐसी बुक है, ठीक है। नॉन एस्पेरेंट सोसाइटी के क्वेश्चंस बहुत डायनेमिक रहते हैं, उनको कैसे टैकल करें। यार सोसाइटी की बहुत थीम्स हैं पर्टिकुलर, आप उनको फोकस करें। हर साल वही आता है ना। कभी जी, यहाँ अब पर मतलब पीडब्ल्यूडी जो के, अपना जो ऋषभ हाँ भाई है ना, सेशन करवाया है हाँ सोसाइटी क्वेश्चंस के लिए हाँ स्पेशली, तो वो मैं हाँ, लिंक डाल, तो इसको आप स्किप कर ठीक सकते हो इस क्वेश्चन। ठीक, नहीं फिर भी मैं बता देता हूँ। सोसाइटी में पर्टिकुलर थीम से भाई एक बार आप सिलेबस को ब्रेनस्टॉर्म करेंगे क्या क्या है, और हर साल वही आता है और डेप्थ में चले जाएं। जैसे इस बार पीडब्ल्यूडीज के लिए आया था, तो पीडब्ल्यूडीज के लिए लॉ है, जेरियाट्रिक केयर के लिए लॉ नहीं है तो विजन पॉलिसी है ना। तो वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स पढ़ें, लॉ पढ़ें, कैसे चेंज ला रहे हैं। पीडब्ल्यूडीज के लिए एक इंचियन स्ट्रेटेजी है, यूएन यूनाइटेड नेशंस क्या कर रहा है, ग्लोबल एग्जाम्पल्स क्या है ना, सब लेके रखें, चैलेंजेस करें और एम्पैथी रखेंगे तो आपको अपने आप थोड़ा समझ में आने लगेगा कि एम्पैथेटिक अप्रोच एक आपके दिमाग के बैरियर्स हटाती है। कि अगर आप एम्पैथेटिक अप्रोच रखते हैं तो आपको दूसरे की समस्या समझ में आने लगेगी और आपको सॉल्यूशंस अपने आप समझ में आने लगेंगे। तो सोसाइटी के क्वेश्चंस मोस्टली इसी पे होते हैं ज़्यादातर। तो आपको फिर ज़्यादा चैलेंज लगेगा नहीं। थोड़ा सा कवर करने के बाद, थोड़ा सा मिलने के बाद, थोड़ा सा अ, चीज़ें बाहरी जो यूनाइटेड नेशंस और ये सब एजेंसीज हैं उनका वर्क पढ़ने के बाद, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, लॉ, ये सब पढ़ लेने के बाद बहुत ज़्यादा फिर रह नहीं जाता है। सर प्लीज टॉक अबाउट ज्योग्राफी ऑप्शनल। प्रियांशी, मैंने अभी अभी भाई से बोला है कि वो कर लेंगे, नहीं तो आप मुझे वो भी कर सकते हैं। यार वैल्यू एडिशन कोर्सेज लाइक क्यूईपी बाय एमके यादव एक्सेट्रा हेल्पफुल फॉर जीएस। दोस्त मैंने तो वैल्यू एडिशन हमेशा जेन्युइन सोर्सेज से किया है, मैंने किसी कोचिंग मटेरियल से वैल्यू एडिशन नहीं किया है। जेन्युइन सोर्सेज इंक्लूडेड रात में इंटरनेट ब्रेनस्टॉर्म करना पीवाईक्यू को देख के, और न्यूज़पेपर्स, पीआईबी, है ना, इन सब से ही मैंने वैल्यू एडिशन किया है, लिंकेजेस बना बना करके। रात में फिर वही डाउन टू अर्थ पढ़ना, योजना कुरुक्षेत्र पढ़ना, पलकी शर्मा उपाध्याय देखना, राज्यसभा देखना, यही सबसे मैंने किया था। रोज रात को मेरा ये फिक्स था कि रात को 1 घंटा ये सब चीज पे जरूर देना। सारे एक दिन देख लूंगा नहीं, है ना। हफ्ते में 2-3 एक दिन देख लिए, 2-3 एक दिन देख लिए, 2-3 एक दिन। 3-3 4-4 मिनट की पलकी शर्मा उपाध्याय की आती हैं, 3-3 4-4 मिनट की विजयन की आती हैं, है ना। एक न्यूज़पेपर से कम समय लेती है योजना मैगजीन। अगर आपको लगता है कि पूरा महीना खत्म नहीं हो पाएगी तो 1 घंटा बैठे। योजना कुरुक्षेत्र 1-1 घंटे की मैगजीन होती है, न्यूज़पेपर से कम कंटेंट होता है और उससे कम आर्टिकल होता है और एक ही थीम पे होती है। सारे आर्टिकल पढ़ने भी नहीं होते हैं, तो 1 घंटे से कम में खत्म हो जाती है योजना कुरुक्षेत्र। तो वहां से मैंने किया। GS4 के लिए क्या सोर्स रखना चाहिए भाई, मैंने दो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 2 लेक्चर्स देखे थे। अतुल गर्ग सर के लेक्चर्स देखे थे और अंसारी सर के लेक्चर्स देखे थे। दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट थे, लेकिन कंटेंट दोनों ने मुझे हेल्प किया, है ना। अतुल गर्ग सर का कंटेंट बहुत अच्छा है, सिलेबस कवरेज बहुत अच्छा है, लेकिन व्हाट विल मेक यू एथिकल इन अप्रोच, वो अंसारी सर ने सिखाया कि आंसर को एथिकल अप्रोच में कैसे लेके जाना है, वो अंसारी सर ने सिखाया। तो मुझे दोनों ने हेल्प किया। और फिर थोड़ा बहुत कंटेंट मैंने GS4 के लिए फोरम आईएएस की रेड बुक से भी लिया। क्या आप 1 साल में इतना कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। आप 30 दिन का मॉड्यूल रखिए, 10 दिन में अतुल गर्ग सर के लेक्चर खत्म कीजिए, 10 दिन में आप अंसारी सर के लेक्चर खत्म कीजिए, सेलेक्टिव फास्ट फॉरवर्ड कर करके 10 दिन में अपना नोट्स बनाइए, कंटेंट अपग्रेड कीजिए। GS4 को आप 1 महीना तो दे ही सकते हैं, फिर 3-4 दिन में एक मॉड्यूल बना करके रिविजन खत्म कर दीजिए 1 महीने बाद। तो दिस यू कैन डू। यस। प्रहार और मेंस 365 में कौन सा सही रहेगा? मैंने कोई सा नहीं पढ़ा भाई, और मुझे बहुत ज़्यादा रेलेवेंट लगा भी नहीं। मेंस 365 के बस 2-3 मुझे अच्छे लगे। सोसाइटी का मुझे बहुत अच्छा लगा था। आपका पेपर 3 में एक और उन्होंने वो निकाली थी, इंडियन इकोनॉमी की निकाली थी, क्या निकाली थी, वो बहुत अच्छा लगा था मुझे। तो ये 2 मेंस 365 मुझे बहुत अच्छे लगे थे। चिराग दीक्षित, ब्रेनस्टॉर्म कैसे करें थोड़ा और बता दीजिए भाई। बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिव एक्सरसाइज है, पेन पेपर पे लेके चलें। अगर आपको चैलेंजेस आ रहे हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करने में तो आप टॉपिक उठाएं और मुझे फोन कर लें, डिस्कस कर लेंगे कैसे ब्रेनस्टॉर्म करना है टॉपिक पे। GS1 के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि GS1 में इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री में आजकल मेंस के क्वेश्चंस बहुत डिफरेंट कंसेप्चुअल फॉर्म में आ रहे हैं। सिर्फ स्पेक्ट्रम एनसीईआरटी ज्योग्राफी करना ही एनफ है? नहीं भाई, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आइसोथर्म के मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। GS1 में
ज्योग्राफी का तो देखो मेरा ऑलरेडी ऑप्शनल था, तो मुझे वहां से चैलेंज नहीं हुआ। वर्ल्ड हिस्ट्री में पूरा छोड़ के गया था, और नीचे वाले टॉपिक्स मेरे पूरे ऑलमोस्ट तैयारी थे। यस, सोसाइटी, छोटे छोटे आपका ये क्या नाम, सेकुलरिज्म, कम्युनलिज्म, अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड इश्यूज, पॉवर्टी एंड इश्यूज, है ना। तो ये सब आपको धीरे धीरे ब्रेनस्टॉर्मिंग और लिंकेजेस से समझ में आने लगेंगे। जैसे एक मैं सिंपल सा भी एग्जांपल लूँ, वो मणिपुर में वायलेंस हो रहा था, तो आप अगर उसमें लिंक करेंगे कि पॉपुलेशन एंड इश्यूज, है ना, तो नॉर्मली आपके पास पॉपुलेशन इश्यूज क्या आएगा कि भाई आपका क्वांटम का दिक्कत है, कि क्वांटिटी बहुत ज्यादा है ना, हैवी बर्डन ऑफ पॉपुलेशन, है ना, रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स हैं, एग्रीकल्चर पे बर्डन है, रिसोर्सेज पे, अदर रिसोर्स, माइन रिसोर्स पे बर्डन है, वाटर रिसोर्सेज पे बर्डन है, सॉइल रिसोर्स पे बर्डन है, लैंड रिसोर्स पे बर्डन है, बहुत सारी चीजों पे बर्डन है। तो रिसोर्स वर्सेस पॉपुलेशन का एक एंगल आता है क्वांटम के चक्कर में। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या है, 1956 की पॉपुलेशन पॉलिसी। वो किस पे बेस्ड थी, माल्थुसियन अप्रोच पे बेस्ड थी, है ना। ऐसे ही फिर 1976 में पॉलिसी डॉक्यूमेंट आया, फिर 2010 में सोशो डेमोग्राफिक गोल्स आए हमारे, एनसीईआरटी में पढ़ लें सोशो डेमोग्राफिक गोल्स क्या है। फिर हमारी एक और नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आई थी, वो रिलीज की थी, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। तो ये क्वांटम के इश्यूज हो गए। फिर क्वालिटी के पॉपुलेशन इश्यूज आप डिस्कस करेंगे तो हेल्थ के हो गए, स्किल्स के हो गए, एजुकेशन के हो गए, न्यूट्रिशन के हो गए, है ना। लेकिन एक डायमेंशन मणिपुर में जो हो रहा है, बेस्ड ऑन रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्स एलोकेशन, दैट इज हैपनिंग बिकॉज you are not able to manage the conflicts between the population. तो पॉपुलेशन मैनेजमेंट इज अनदर इशू, कि पॉपुलेशन एंड इश्यूज में पॉपुलेशन मैनेजमेंट आप नहीं कर पा रहे हैं भाई। व्हेन देयर इज डाइवर्सिटी, डिफरेंट इमर्जेस, डिफरेंट इंटरेस्ट इमर्जेस, एंड दीज इंटरेस्ट compete with each other. तो नेचुरली अ गुड गवर्नेंस शुड, जो कि सेकंड एआरसी में इकलौती डायमेंशन लिखी है कि गुड गवर्नेंस क्या है। सेकंड एआरसी सेज कि अ गुड गवर्नेंस इज द वन विच ट्राइज टू रिकनसाइल द डिफरेंट इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप्स, है ना, उसमें लिखा हुआ है ये सेंटेंस। तो पॉपुलेशन एंड इश्यूज में आप पढ़ेंगे तो आपको ये एंगल समझ में आने लगेगा। पॉवर्टी एंड इश्यूज में एक क्वेश्चन आया था कि टू रिमूव द पॉवर्टी यू हैव टू रिमूव द डेप्रिवेशंस फर्स्ट। बट अगर आपको डेप्रिवेशन का मतलब नहीं समझ में आता है, तो आप पॉवर्टी नहीं समझे हैं। पॉवर्टी का डेप्रिवेशन कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, है ना। तो क्या वो दांडेकर रथ से आया, क्या वो तेंदुलकर से आया, क्या वो अमर्त्य सेन से आया, है ना, क्या वो जस्टिस अप्रोच से निकल के आ रहा है डेप्रिवेशन, कि डेप्रिवेशन हटाओ तब पॉवर्टी मिलेगी, है ना, क्या वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से निकल के आ रहा है। तो रीड, है ना, ब्रेनस्टॉर्म करो पीवाईक्यू क्वेश्चंस को, है ना। आइसोथर्म का भी मैंने, जैसे इससे पहले कौन ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए पूछे थे, चिराग दीक्षित। तो इस तरीके से ब्रेनस्टॉर्म करें, है ना। तो छोटे छोटे टॉपिक्स उठाएं, उनको कवर करें, उनको छोड़े ना बिल्कुल भी। तो दिस इज अबाउट द जीएस1 सोर्सेज भाई। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन भाई नहीं आता है, क्षमा कीजिए। थैंक यू सर। आई वन डाउट, आंसर राइटिंग करते वक्त ऐसे डाउट्स आते हैं कि एकदम परफेक्ट आंसर लिखना है अच्छे से इंट्रो, क्योंकि ग्रुप में जाएगा तो सब देखेंगे, फिर ऐसे होता है कि थोड़ा चेक करते हैं नोट से। हाउ टू कोप अप विद दिस फीलिंग। कोई भी चीज की शुरुआत करने आप बहुत नोविस बैट्समैन जाएगा सीधे ग्लेन मैकग्राथ के सामने खेलेगा, तो बाउंसर आने का, खोपड़ी टूटने का, कंधे टूटने का, दांत टूटने का डर रहेगा ही, है ना। दिस कम्स विद प्रैक्टिस। आपको अगर ये अप्रोच खत्म करनी, तो आई हैव अ बेस्ट एक्सरसाइज फॉर यू दोस्त। ये डॉट ने पूछा है क्वेश्चन। आंसर राइटिंग आप मत करो, आंसर यू टेक द न्यूज़पेपर, उसमें 2 एडिटोरियल आते हैं लेफ्ट साइड में छोटे छोटे। उस एडिटोरियल को अगर आप समरी में लिख पा रहे हो, उसमें क्रिस्प होता है एकदम। इंट्रोडक्शन शुरू के 3-4 लाइन में ही विल इंट्रोड्यूस द इंट्रोडक्शन, फिर उसमें बॉडी डिस्कस करेगा, एंड देन ही विल डिस्कस द कंक्लूजन, फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड। अगर आप उसको समरी में लिख रहे हो 150-200 वर्ड की, तो योर आंसर राइटिंग विल 2-3 महीने में ऐसी हो जाएगी कि यू विल बी अमंग द टॉपर्स। दिस इज व्हाट आई डिड टू इम्प्रूव माय आंसर राइटिंग स्किल्स। ठीक है सर। हाउ टू यूटिलाइज योजना, ज्योग्राफी एंड यूएन कुरुक्षेत्र मैगजीन। ज्योग्राफी ऑप्शनल। योजना कुरुक्षेत्र रात में 1-1 घंटा पढ़ें, थीम में पढ़ें, उसको सिलेबस वाइज। योजना पढ़ लेने से अलग नोट्स नहीं बनाने हैं। योजना का टॉपिक आया है, कौन से टॉपिक पेपर के कौन से सिलेबस से आया है, उसमें जाके वैल्यू अपग्रेड करें, पेपर स्लाइड कर दें, उसमें बना करके A4 पेज उसको अपने नोट्स में स्लाइड कर दें, वहां रख लें और रिविजन करते रहें बार बार। दिस इज हाउ टेक यू टेक द बेस्ट यूज ऑफ योजना कुरुक्षेत्र। ज्योग्राफी एंड यू मैंने पढ़ी नहीं भाई। व्हाट मिस्टेक्स वन शुड अवॉइड सो वी कैन सेव टाइम, मैंने वही बताया है, सुबह 1.5 घंटे मत दें, है ना, कि तैयारी करूंगा तब पढ़ूंगा, स्टार्टिंग से ही शुरू कर दें।
है ना। टाइम क्या है यार, जितना अगर आप सबकॉन्शियस डूबा रहेगा इसमें क्या है। आप शॉर्ट टर्म आपने माइक्रो अप्रोच बना ली है, आपको लगेगा कि 2 बजे तक खत्म करना है टारगेट, तो आपके मन में रहेगा खत्म हो जाएगा, तो टाइम अपने आप ही बचता चला जाएगा आपका। ऑल्सो एक और चीज है सबके लिए, 8+ चैलेंज। आप घड़ी ऐसी लगाएं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं पढ़ाई के अलावा तो स्टॉप वॉच आपकी रुक जानी चाहिए। आप टॉयलेट गए हैं तो स्टॉप वॉच रुक जानी चाहिए, नाश्ता कर रहे हैं तो स्टॉप वॉच रुक जानी चाहिए, फोन पे बात कर रहे हैं तो स्टॉप वॉच रुक जानी चाहिए, खाना खा रहे हैं तो स्टॉप वॉच रुक जानी चाहिए। कुछ भी कर रहे हैं पढ़ाई के अलावा, इफेक्टिव टाइम है ना जो है, वो सिर्फ क्लॉक करेंगे। 8+R का चैलेंज अगर मुझे देंगे, कोई बोलता है कि मैं दिन में 12 घंटे किताब रखता हूँ, मुझे 8+ चैलेंज इससे करके दिखा दे, वही एक आदमी सक्सीड हो पाएगा आगे जो 8+ चैलेंज एक्सेप्ट कर पाएगा। तो दिस इज हाउ यू सेव टाइम, है ना। ये आपकी अपनी और कोई इनोवेटिव अप्रोच ले लें, है ना, सेव टाइम करने की। रिमाइंड योर सेल्फ कंटिन्यूअसली, है ना। कुछ लोग पोस्टर लगाते हैं मोटिवेशन के लिए, लग वो कर लो आप, जैसे भी आपको व्हाट एवर किक्स यू, अप्रोच करो। प्लीज गाइड अस अबाउट सी सेट बिकॉज दिस ईयर सी सेट वॉज लेंदी एंड डिफिकल्ट। भाई यार सी सेट में 2-3 पार्टी आता है, मैथ्स आता है, रीजनिंग आती है और कॉम्प्रिहेंशन आता है। तो यू स्ट्रेंथन योर कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, क्योंकि हमेशा कॉम्प्रिहेंशन पार्ट बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा, आप कर सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। रीजनिंग और मैथ्स, अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो थोड़ा बहुत पुशअप करके कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ज़्यादा, विदाउट प्रैक्टिस नथिंग कैन हेल्प इन सी सेट, मुझे ऐसा लगता है। मेरे खुद के मार्क्स 110, 90, 77 ऐसे आए हैं पिछले 3 उसमें, तो बहुत ज़्यादा उसमें कुछ वैल्यू एडिशन नहीं दे पाऊंगा दोस्त, एक्सेप्ट कि आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। सर मंथली मैगजीन फॉर करंट अफेयर्स और PT 365 इन द एंड, विच वन इज बेटर? कोई भी नहीं, ना मंथली मैगजीन ना PT 365, सिर्फ न्यूज़पेपर, और रात को डेली अपने जो न्यूज़पेपर है, अच्छे न्यूज़ चैनल्स हैं यूट्यूब पे, उसको देखें, व्यू ऑन, फर्स्ट पोस्ट, ये सब देखें, है ना, डाउन टू अर्थ देखें, ये सब चैनल्स देखें, द हिंदू देखें, हिंदुस्तान टाइम्स देखें, 3-3 4-4 मिनट की रोज की 4-4 वीडियोस आती हैं। आप 20-25 मिनट में 2x स्पीड में ये सब खत्म कर सकते हैं। सुबह न्यूज़पेपर खत्म करें, कोई मंथली मैगजीन, कोई PT 365 करने की जरूरत नहीं है। एंशियंट मिडिवल हिस्ट्री के लिए तमिलनाडु बुक या ओल्ड एनसीईआरटी? भाई ओल्ड एनसीईआरटी है, वो 11th क्लास की मिडिवल, वही एक मैंने पढ़ी, एंड मुझे उसने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हर बार। उसके अलावा मुझे बाहर से कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैंने कोई और बुक पढ़ी भी नहीं, सिर्फ वही पे भरोसा किया, उसी से पढ़ता चला गया। इंपॉर्टेंस एंड व्हेन टू रीड मैगजीन्स डाउन टू अर्थ, अभी मैंने बताया दोस्त, एक दिन में योजना पूरे महीने की एक दिन में खत्म कर सकते हैं आप, 1 घंटे में खत्म कर सकते हैं। न्यूज़पेपर से कम कंटेंट होता है, सिमिलर थीम पे होती है, सारे आर्टिकल पढ़ने नहीं होते हैं, 6-7-8 आर्टिकल, 10 आर्टिकल होता है, 30-35-60 पेज की होती है ना, उसमें से 30 पेज पढ़ने होते हैं। दिस वेरी वेल यू कैन डू इन 2 hours 3 hours। GS1 ज्योग्राफी हाउ टू कवर कॉम्प्रिहेंसिवली, कवर इट फॉर मेंस। भाई स्वीटी, कॉम्प्रिहेंसिवली कवर ज्योग्राफी को करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। यस डुएबल है, सिलेबस उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ, और रिलेवेंट कंटेंट खुल्लर की बुक से पढ़ लो, है ना, जो किसी के कोचिंग के नोट्स से पढ़ लीजिए, वाजीराम की येलो बुक बहुत अच्छी है ज्योग्राफी के कवरेज करने के लिए, वो आप पढ़ सकती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने ज्योग्राफी की स्पेसिफिकली GS1 में कभी ऐसे सोचा नहीं कि क्या कंटेंट उठाऊं, क्योंकि मेरा ज्योग्राफी खुद ऑप्शनल था, तो मैंने कभी ऐसे मेंस स्पेसिफिक मुझे स्ट्रगल नहीं हुआ कि मैं आपको बता पाऊँ। बस यही है कि येलो बुक मैंने सुना है कि वो अच्छी है, और सिलेबस और PYQ से उठाएं, है ना, थीम्स। GS ज्योग्राफी के रिसेंट क्वेश्चन में प्रेडिक्शन और वैल्यू एडिशन कैसे करें? पढ़ते पढ़ते सब दोस्त हो जाएगा, इसमें कोई मंत्र नहीं है, आप पढ़ेंगे, एक्शन ओरिएंटेड होंगे तो अपने आप होगा वो, अपने आप प्रेडिक्शन बनेंगे, अपने आप लिंकेजेस बनेंगे, अपने आप वैल्यूएशन होता चला जाएगा। आप एक बार थॉट और ओरिएंटेशन से हटके एक्शन ओरिएंटेशन पे आओ, डे ड्रीमिंग छोड़ के काम पे उतरो, है ना, सिर्फ कागज में कलम छील देने से नहीं होगा, ग्राउंड पे उतरो, उसको करना शुरू करो। हाउ टू गो अबाउट एनालाइजिंग टॉपर्स कॉपीज? यार मैंने सिर्फ GS में पढ़ी थी, और मैं उनका नाम बोल रहा हूँ मैम का, उनके 165 175 मार्क्स आए थे यार एथिक्स में, और हाँ विशाखा यादव मैम, भाई, और श्रुति शर्मा मैम की एथिक्स की कॉपी पढ़ी थी, GS की कॉपीज पढ़ी थी। जब आप पढ़ रहे हैं तो थीम में पढ़ें, और पढ़ने से पहले अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें,
कि वो क्वेश्चन में आपको क्या आता है। जहां आप मिस कर रहे हैं, देन टेक दी हेल्प ऑफ टॉपर्स कॉपीज, कि उन्होंने ऐसा डिफरेंटली क्या लिखा है, कैसे लिखा है ना। विशाखा यादव मैम की या श्रुति शर्मा की आप कॉपी देखोगे तो एथिक्स में वो 4 पॉइंट लिखती थी तो 6 एग्जाम्पल लिखती थी, एंड ऑल डिफरेंट। पूरी उनकी कॉपी में 30-35 एग्जाम्पल होते थे, ऑल डिफरेंट एंड ऑल रेलेवेंट टू द पॉइंट एंड टू द कंटेक्स्ट। तो दिस यू हैव टू लर्न। अब वो रटने नहीं है ना, वो लिंकेजेस अपने आप बनेंगे आपको। ये व्हाट टू डू फॉर सी सेट, भाई अभी बताया दोस्त, सी सेट के लिए तो प्रैक्टिस ही चाहिए। सर डिड यू प्रैक्टिस मेडिटेशन एंड योगा? कुछ भी नहीं भाई, अच्छे दोस्तों से बात करता था, मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाता था। आई यूज टू फॉलो, 2-3 चीजें मैं अप्रोच करता था दिमाग शांत करने के लिए, नेगेटिविटी हटाने के लिए। कि पॉजिटिविटी सुबह ही ले लेता था अपने एक्शंस में, कि आज ये करूंगा और बहुत पॉजिटिवली करूंगा, एकदम दहाड़ के उठता था कि आज तो पेपर को खा जाऊंगा, आज किताबों को खा जाऊंगा। तो दिस इज हाउ आई यूज टू मोटिवेट माई सेल्फ। दूसरा, मुझे अच्छे इमोशंस डेवलप करना बहुत अच्छा लगता था। हाउ आई यूज टू डेवलप अच्छे इमोशंस, किसी से अच्छे से मिला, दोस्त से मिला, कॉल कर लिया। ये मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स में बहुत अच्छा लगता था। और इसके अलावा जब मैं टारगेट बेस्ड चल रहा हूँ तो सेंस ऑफ अचीवमेंट मुझे अपने आप में एक मोटिवेशन, मेडिटेशन का काम करता था वो। मुझे कभी रनिंग की जरूरत नहीं पड़ी, कभी योगा की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब पड़ती है लोगों को, लेकिन मुझे नहीं पड़ी, क्योंकि मैं अपना, मेरा सेंस ऑफ अचीवमेंट ही मुझे एक मेडिटेशन का काम करता था, मुझे वही शांत रखता था। वो नहीं हो रहा है तो मेरे दिमाग में खलबली हो जाती थी, फियर फैक्टर ग्रिप करने लगता था, निगेटिविटी आने लगती थी। तो ये सबसे मैंने कंट्रोल किया था उसको। और मैं चूंकि 6th अटेम्प्ट में था और एज भी हो रही थी, तो यू कैन इमेजिन कि हाउ मच आई वाज स्ट्रगलिंग। सर फॉर आंसर राइटिंग टाइम मैनेज कैसे करें ड्यूरिंग मीन्स? बिकॉज ड्यूरिंग मीन्स ब्रेनस्टॉर्मिंग का टाइम नहीं रहता। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज नॉट अ ड्यूरिंग मेंस एक्सरसाइज, ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ प्री मेंस एक्सरसाइज, प्री प्रीलिम्स एक्सरसाइज। आज से शुरू करें तो आपको आराम से 5 मिनट मिलेगा पेपर के एंड में, जैसे मुझे मिलता था। आप आराम से अंडरलाइन करेंगे, आराम से डब्बे बनाएंगे कीवर्ड्स के ऊपर, सब होगा। ये दोनों देख के साइमल्टेनियसली नोट्स फिजिबल है अतुल गर्ग अंसारी सर के? यार भाई मैंने एक ही अतुल गर्ग का पहले लेक्चर किया था, उसमें नोट्स बनाए। अंसारी सर के लेक्चर्स उसमें पीछे से ऐड ऑन किए सेलेक्टिव टॉपिक्स के। किसी टॉपिक पे अतुल गर्ग सर ने अच्छी अंडरस्टैंडिंग दी थी, किसी टॉपिक पे अंसारी सर ने अच्छी अंडरस्टैंडिंग दी थी। जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी अंसारी सर ने बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग दी मुझे, है ना। लेकिन वहीं अतुल गर्ग सर से अगर मैं देखूं तो उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा पे बहुत अच्छी बात की थी। तो वैल्यू एडिशन अपने आप होता चला जाएगा। लेकिन क्या ये दोनों कंप्लीट है? नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इतना ज्यादा वैल्यू एडिशन होगा आपके नोट्स में, इतना ज्यादा होगा कि ये दोनों के लेक्चर कम पड़ जाएंगे। कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं होगा दोनों का, और मैनेज हो जाएगा इजीली। आप एक बार करें, थॉट्स में टेंशन ना लें, एक्शन में टेंशन लें। सर शुड वी मेक नोट्स ऑन एवरी कीवर्ड ऑफ द सिलेबस इंक्लूडिंग मॉडर्न हिस्ट्री? भाई सिलेबस का कोई भी टॉपिक नहीं छूटना चाहिए, न बजवा, है ना। लेक्चर खत्म करने के बाद प्रोसेस करना है, क्या प्रोसेस करना है फॉर एनी सब्जेक्ट अबाउट सब्सिक्वेंट रिवीजन? मैंने बताया कि आपका जीएस और मेंस के बीच में 5 दिन का टॉपिक होता, 5 दिन होते हैं। उसी थीम पे मैंने आपको ऑप्शनल के नोट्स बताए, उसी थीम पे मैं जीएस का बताऊंगा। स्निपेट्स बनाए, अपने क्लास के बाद रिवाइज करें, फर्स्ट रिवीजन में ना बनाए। क्लास पढ़ के आ गए, आपने नोट्स बना लिए तो वो इकट्ठे होते जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। रेफरेंस बुक पढ़ें, वहां से नोट्स उठाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, वहां से वैल्यू एडिशन करें, है ना। कॉन्टिन्यूस करंट अफेयर्स आएगी, वहां से वैल्यू एडिशन करते चले जाएं जीएस में। इस तरीके से आप नोट्स बनाए भाई। स्टेलियन ऑनलाइन या पेपर नोट्स? भाई आपके अकॉर्डिंग है। मुझे मैं हार्ड पेपर में बनाता था, क्योंकि मुझे लिखना ही है मेंस में, इसलिए मैंने हार्ड पेपर पे ही नोट्स बनाए थे। हाउ टू स्टडी पर्सपेक्टिव्स? ज्योग्राफी की अगर बात कर रहे हैं खुशी, तो दीक्षित की किताब आती है, प्लस PYQs, प्लस 500 प्लस प्रोग्राम, प्लस शब्बीर सर के वीडियो लेक्चर्स। गो फॉर इट। हाउ टू improve इंग्लिश फॉर आंसर राइटिंग? यस, दिस इज अ बिग चैलेंज टू improve इंग्लिश फॉर आंसर राइटिंग। मैंने बताया, हिंदू का एडिटोरियल पढ़ें, उसको समराइज करें, 1 महीने में आपका कॉम्प्रिहेंशन, आंसर राइटिंग स्किल, आर्टिकुलेशन, चीजों को इन बिटवीन द लाइंस पढ़ना, इंग्लिश, फ्रेजेस, सब इंप्रूव हो जाएगा। बस 2-3 महीना उसको लिखें, द एडिटोरियल पार्ट, राज, ओके। While attempting a full-length sectional test for means, it takes me longer than stipulated time. How to simultaneously think about answer structure? Brainstorming, sweetie, brainstorming करना है, आंसर राइटिंग में अपने आप
एक अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं तो आपको इंट्रोडक्शन सोचने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको मेंस में नहीं करनी है, अभी करनी है, अभी से करनी है, पूरे साल करनी है। ब्रेन को आउटपुट के लिए तैयार करना है, कंटेंट रिटेंशन के लिए तैयार करना है। तो अगर आप हर क्वेश्चन में 30 सेकंड बचा पा रहे हैं तो, और आपको ऐसे 10-12 क्वेश्चन मिल गए तो आपको लगभग 400-450 सेकंड मिल जाती है। दैट टर्न्स आउट टू बी अराउंड 7 मिनट्स इन अ पेपर। 7 मिनट में आप लास्ट के उसमें 2 क्वेश्चन लिखते हैं, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, आराम से समय बचेगा आपका। स्पीड लिखने में कम जाती है, बहुत सबकी लोग स्पीड लगभग सेम होती है, लेकिन हाउ पर्सन थिंक्स, हाउ पर्सन आर्टिकुलेट्स, हाउ पर्सन रिप्रेजेंट्स, इसमें टाइम जाता है। तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग में सब किल हो जाता है। ये रिडंडेंसीज, नॉइज, क्लटर आंसर राइटिंग में अपने आप खत्म होता चला जाएगा इफ यू स्टार्ट ब्रेन स्टॉर्मिंग। यार न्यूबीज के लिए भाई बहुत ज्यादा मेरे पास नहीं है ना, अपार्ट फ्रॉम योर गुड एनर्जीज, है ना, यूज योर गुड एनर्जीज, लेवरेज इट। आपके पास जितनी एनर्जी है, जितना मोटिवेशन है, वो रिपीटर्स के पास नहीं होता है ना, वो घात खाए हुए लोगों के पास ही होता है, या मोटिवेटेड विजन वाले लोगों के पास होता है। तो यूज योर एनर्जी, है ना, अपने आप में क्लटर टाइम खत्म करो और अवॉइड वेस्टिंग टाइम। सेलेक्टिव कंटेंट पढ़ो, स्ट्रेटेजाइज करो, विजन कर बनाओ और एक्शन ओरिएंटेड हो जाओ। दिस इज द एडवाइस आई हैव फॉर न्यूबीज। पीवाईक्यू वर्सेस टेस्ट सीरीज, आई विल सजेस्ट पहले पीवाईक्यू, फिर उसके बाद अगर आप में दम बचता है तो टेस्ट सीरीज उठा लें। हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर, अपने आप लिंकेजेस बनेंगे दोस्त। आपको नोट्स देख के समझ में आ जाएगा कि 1 महीने तक पता चल रहा है कि लेफ्टिनेंट और दिल्ली की सरकार का केजरीवाल ही झगड़ा कर रहे हैं, तो रोज नोट्स बनाने का क्या जरूरत है। 2 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा, तब बना लेंगे नोट्स, है ना। तो बॉल बाय बॉल कमेंट्री, जैसे मुन्नाल कहता है, रोज नोट्स बनाने का जरूरत नहीं है, लेकिन वो दिमाग में होना चाहिए, है ना। एक पर्ल की तरह, एक माला की तरह आपके न्यूज उस में जाना चाहिए, है ना, कंटेंट बाय कंटेंट जाना चाहिए। माला में आपकी जो दिमाग में माला बन रही है न्यूज से, कंटेंट से रिलेटेड, उसमें जाना चाहिए कि 10 दिन पहले क्या हुआ था, आज क्या हुआ है, 10 दिन बाद क्या हो जाएगा। तो प्रोडिक्टेबिलिटी भी आ जाती है, लिंकेजेस भी बन जाते हैं। सर GS2 और GS3 के नोट्स कैसे बनाएं मेंस के हिसाब से? भाई GS2 और GS3 वही सिलेबस वाइज पकड़े भाई। लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाने की कोशिश ना करें। नोट्स का नोट्स बनाने चाहेंगे तो लक्ष्मीकांत से मोटी किताब में आप एंड अप हो जाएंगे, है ना। तो लक्ष्मीकांत इन इटसेल्फ इज अ प्रिसाइज नोटबुक। 7 दिन में, 8 दिन में खत्म करें, डेली 40, 45, 50, 60 पेज खत्म करें उसके। 7-8 दिन में आप 400-450 पेज उसके खत्म कर देंगे। 2-3 बार रिवाइज कर लें, दैट्स हाउ यू डू इट। GS3 के नोट्स के लिए भाई बहुत बड़ा डिवीजन टॉपिक है। अगेन सब टॉपिक्स उठाएं, सब टॉपिक्स को कवर करें, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें। सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा मेरे पास और कोई भी आपके पास देने के लिए नहीं है कि आपको मैं कुछ नया दे पाऊँ। GS3 उठाएं, सिलेबस देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें, उसकी रेलेवेंट स्ट्रेटेजी बनाएं और सोर्स उठाएं उसका कोई अच्छा सा। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अगर आप कहेंगे तो कहाँ से मिल सकता है डिजास्टर मैनेजमेंट का? फोरम IAS की बुक डिजास्टर मैनेजमेंट पे अच्छी है ना। और NDMA का डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे हैं, इंटरनेट पे आपको बहुत अच्छे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, तो वहां से उठा सकते हैं। साइबर स्ट्रेटेजी पे सिमिलरली कोई बुक का सिलेक्टिव रीडिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं ना। सोशल मीडिया के ऊपर तो इंटरनेट ही है, सोशल मीडिया एंड चैलेंजेस, ये सब। तो टॉपिक उठाएं, कवर करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, वर्ल्ड के एग्जाम्पल देखें, है ना। जैसे सोशल मीडिया चैलेंजेस के तो हर जगह ही आजकल चैलेंज है, कैसे बेनिफिट्स हैं, कैसे लूप होल्स हैं। अरब स्प्रिंग में हेल्प हुई तो अमेरिकन इलेक्शंस में चैलेंजेस आए, इंडियन इलेक्शन में चैलेंजेस आए, इलेक्शन कमीशन कैसे चैलेंज ले रहा है, वर्ल्ड लेवल पे जो सबमिट्स कर रहा है इलेक्शन, इलेक्शन बॉडीज, इलेक्टोरल बॉडीज हैं, इलेक्टोरल कमीशन है, सभी जगह के वो कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं सर, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे, तो वो सबसे कवर भी हो जाता है। टील टेल हाउ टू कवर ज्योग्राफी क्वेश्चन। राघव भाई, मैं आई एम रियली वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी दोस्त, लेकिन आई हैव सम पर्सनल, है ना, बहुत मेरा दिल से लगाव है आपको। मैं अभी आपको कॉल करूंगा, आई विल टेल एवरीथिंग टू यू भाई। वो ज्योग्राफी क्वेश्चंस फॉर नॉट हैविंग ज्योग्राफी ऑप्शन, मैं आपको पक्का बात करूंगा भाई। शायद और क्वेश्चंस नहीं है भाई जी किसी के भी। ठीक है तो भाई इस जी, सेशन किसी को के भी यहीं होंगे तो खत्म मुझे करते हैं। मैसेज कर देंगे।
ठीक है दादा, दोबारा सेशन रख लेंगे नेक्स्ट वीक में ठीक जब भी आप फ्री होंगे, ठीक है उस ठीक है हिसाब से मालिक, सेशन रख लेंगे। तो वो क्या है कि जैसे ठीक है पर्सनल मालिक, डीएम में तो एक बंदे का ही सोल्व होगा, तो यहाँ पर ग्रुप में सबके साथ ही ठीक इंटरेक्शन है बना मालिक, रहेगा। ठीक है मालिक, ठीक है दादा। ओके। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है हाँ कि जो विश्वजीत भाई ने बताया उसको आप यूटिलाइज करते हुए आपकी नॉलेज को मैक्सिमाइज करोगे और ये आपके रिजल्ट में कन्वर्ट होगा। हाँ तो सेशन को यहीं खत्म करते हैं फिर आज का, हाँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। ठीक ठीक है दादा, ठीक है। ठीक है भाई जी। हाँ, ओके दादा।